हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। इस साल जो सबसे बड़ी समस्या आने वाली है वो ऑब्जेक्टिव टाइप में आने वाली है, इसलिए मैं इंग्लिश मीडियम के वीडियो बना चुका हूँ ओटी के, वो आप लोग देखते ही होंगे। हिंदी मीडियम के लिए ओटी का मैं अब वीडियो शुरू कर रहा हूँ। आज से आप 1 बाय 1 करके सभी वीडियो देखेंगे। इसमें मेनली क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ देखिए, ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन। क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन गैस में मिश्रण किस प्रकार का विलयन है। द्रव का गैस में विलयन, द्रव का गैस में विलयन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, कपूर का नाइट्रोजन गैस में मिश्रण। अगर कपूर है और नाइट्रोजन गैस है तो कपूर कैसा होता है, ठोस होता है। नाइट्रोजन गैस क्या होती है, गैस होती है। तो ये उदाहरण हो गया, ठीक है। तीसरा चलते हैं, हाइड्रोजन का पैलेडियम में। अब हाइड्रोजन क्या होती है, गैस। पैलेडियम क्या होता है, ठोस। तो गैस का ठोस में विलयन है। मरकरी या पारे का सोडियम के साथ विलयन क्या कहलाता है। याद रखना, मरकरी या पारे का कहीं भी विलयन हम बनाएंगे तो वो अमलगम कहलाता है। विशेष ध्यान रखना, अगर सोडियम के साथ तो सोडियम अमलगम कहलाएगा, और अगर जिंक के साथ ले रहे हैं तो जिंक अमलगम। और यह द्रव का ठोस में विलयन होता है। द्रव का ठोस में, मरकरी द्रव धातु है, आपको पता है। सोडियम ठोस होता है, द्रव का ठोस में विलयन है। अगला 5वां क्वेश्चन देखिए, तांबे का सोने में विलयन किस प्रकार का विलयन है। ठोस का ठोस में विलयन। तांबा ठोस होता है, सोना ठोस होता है। और आपको पता होना चाहिए, ठोस का ठोस में विलयन ही मिश्र धातु कहलाता है। ये लिखा है मिश्र धातु कहलाता है। आगे चलते हैं, विलयन की प्रतिशतता, ये सब आपको पहले से पता होगा। इस चैप्टर से 2 और 3 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, ठीक। तो विलयन की प्रतिशतता का सामान्य सूत्र लिखिए। तो याद रखना, विलय ऊपर विलयन नीचे, गुणा 100 का कर देंगे तो परसेंटेज निकल आएगा। ये 3 तरह से निकलती है, WW%। अगर विलय भी ग्राम में है, विलयन भी ग्राम में है। V % विलय भी आयतन में है, विलयन भी आयतन में है। W भी विलय अगर ग्राम में है और विलयन ml में है। याद रखना, WW का मतलब वेट इन वेट, मतलब मास इन मास। VV का मतलब वॉल्यूम इन वॉल्यूम, आयतन वाली। और WV का मतलब वेट इन वॉल्यूम, मास इन वॉल्यूम। ओके, आगे बढ़ता हूँ। ppm का अर्थ क्या है, इसका सूत्र भी लिखिए। ppm का फुल फॉर्म पार्ट्स पर मिलियन होता है। इसका सूत्र क्या होगा, जो ऊपर प्रतिशतता का था, बस क्या अंतर है, यहाँ पर विलय अपॉन विलयन गुणा 100, और यहाँ पर क्या करना है, विलय अपॉन विलयन गुणा 10⁻6, गुणा 10⁻6। ये ध्यान रखना, 10⁻6। 10 लाख का मतलब क्या, 10⁻6। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 में, किसी विलयन में विलय का मोल अंश, मोल अंश जानते हो, मोल अंश का मतलब मोल प्रभाज, ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो मैंने आपको बताया था, विलय के मोल प्रभाज को किससे प्रकट करते हैं, X1 से, और विलय के मोल को N1 से, और नीचे विलयन के मोल N1 + N2। तो N1 अपॉन N1 + N2 ये हो जाएगा विलय का मोल अंश। और अगर मुझे विलायक का निकालना होता तो बोलो X2 = ऊपर क्या हो जाता, N2 अपॉन N1 + N2। ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। किसी विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोल अंशों का योग कितना होता है, 1 होता है। विलय का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज, X1 + X2 = 1, X1 + X2 = 1। आगे देखो, किसी एक क्यूबिक डेसीमीटर सुना है कभी, DM3, ये लिखा है DM3। इसी का मतलब होता है 1 लीटर। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है भैया, ये तो मोलरता की परिभाषा हो गई। 1 लीटर विलयन है, विलय के मोल है, तो ये मोलरता कहलाती है। मोलरता की इकाई क्या होती है, अगले क्वेश्चन में मोल लीटर इनवर्स। ये सब ओटी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मोल लीटर इनवर्स। आगे देखो, अगर 1 किलोग्राम विलायक लिया है, उसमें उपस्थित विलय के मोल क्या कहलाएंगे, मोललता, स्मॉल m से प्रदर्शित करेंगे। मोललता की इकाई क्या होगी, मोल पर केजी या मोल केजी इनवर्स, मोल पर केजी या मोल केजी इनवर्स। इसके अलावा फिर आपको कहीं ओटी नहीं पढ़नी है, इतनी ओटी तो आपको तैयार होनी चाहिए। आगे चलते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत, ppm सांद्रता, मोल प्रभाज एवं मोललता का ताप से क्या संबंध है। राइट, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। द्रव्यमान प्रतिशत, ppm सांद्रता, मोल प्रभाज एवं मोललता का ताप से क्या संबंध है। तो इसमें नीचे देखो, ये एक भी ताप पर निर्भर नहीं करते, केवल मोलरता ताप पर निर्भर करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना।
द्रव्यमान प्रतिशत नहीं करता, पीपीएम सांद्रता नहीं करता, मोल प्रवाह मोललता नहीं करता, केवल मोलरता ताप पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन देखो, संतृप्त विलयन क्या होते हैं? तो आपको पता है ऐसे विलयन जिसमें कोई दिए गए ताप पर राइट विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, विलय की और मात्रा नहीं घोल सकते, वो कहलाते हैं संतृप्त। और जिनमें घोल सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? असंतृप्त विलयन। आगे चलते हैं, ऊष्मा शोषी विलयनों मतलब जिसमें डेल्टा एच ज़्यादा हो 0 पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाती है, ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन मैंने बनाया है, किस प्रकार के विलयनों में ताप बढ़ाने पर विलेयता घट जाती है? ऊष्मा क्षेपी विलयनों में। अगर ऊष्मा शोषी विलयन है जिसमें डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0 तो विलेयता बढ़ जाएगी, और ऊष्मा क्षेपी विलयन में डेल्टा एच इज लेस देन 0 तो इसमें विलेयता घट जाएगी। ठीक है बेटा, ये एनसीईआरटी बुक की ओटी है, इनसे बाहर नहीं होना चाहिए, इतना आप पढ़ के जाना। आगे देखो, द्रव में गैस की विलेयता संबंधी कौन सा नियम है? हेनरी का नियम। द्रव में गैस की विलेयता संबंधी किसने नियम दिया था? हेनरी का नियम। और हेनरी के नियम में क्या निकल के आया था? के एच क्या होता है? हेनरी कांस्टेंट, हेनरी स्थिरांक। के एच एक हेनरी स्थिरांक है और इसका मान अधिक होने पर विलेयता कम हो जाती है। ध्यान रखना, विलेयता कम हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, सोडा जल क्या है? सोडा जल या सोडा वाटर, ये कोल्ड ड्रिंक पीते हो, ये कोल्ड ड्रिंक क्या सोडा जल ही तो है। इसमें CO2 गैस रहती है जल में, तो CO2 गैस का जल में विलयन सोडा जल कहलाता है। और इस CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। ठीक है, आपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल देखी होगी, उसमें हेनरी का नियम लगता है। अगला क्वेश्चन आता है, गोताखोरों के सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये। 21वां क्वेश्चन, हीलियम मिश्रित वायु होती है जिसमें 11.7% हीलियम होती है, 56.2% नाइट्रोजन होती है और 32.1% ऑक्सीजन। फिर से सुनो, 11.7% हीलियम, ये लिखा 11.7% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन एंड 32.1% ऑक्सीजन होती है, जो गोताखोरों को बैंड्स से बचाती। बैंड्स क्या होता है? एक बीमारी जिससे गोताखोर की मृत्यु तक हो सकती है। आगे देखो, ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रवों में विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रवों में विलेयता घट जाती है, क्योंकि यह एक ऊष्मा क्षेपी प्रक्रिया है। मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन बताया था, ऊष्मा क्षेपी प्रक्रिया में विलेयता घट जाती है। ठीक, आगे चलते हैं, डेल्टा एच मिक्स इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा वी मिक्स बड़ा है 0, राइट, सुनना ध्यान से ये। और P टोटल P1 प्लस P2 मतलब सब चीज़ अधिक है। तो बोलो ये किस प्रकार के विलयन दर्शाता है? धनात्मक विचलन वाले विलयन, अनादर्श विलयन। और अगर ये हम उल्टा कर देते, ये सब छोटे कर देते, तो कौन सा विचलन हो जाता? ऋणात्मक विचलन हो जाता, राइट। धनात्मक विचलन वाले विलयन के प्रमुख उदाहरण याद रखना, एथेनॉल और जल का मिश्रण, एथेनॉल व एसीटोन का मिश्रण, कार्बन डाइसल्फाइड व एसीटोन का मिश्रण। ये 3 उदाहरण धनात्मक विचलन के बहुत अच्छे उदाहरण हैं। अब जरा आ जाओ ऋणात्मक विचलन के उदाहरण। तो ऋणात्मक में आपको पता है, कोई भी अम्ल ले लो जल के साथ में, तो HCl व जल का मिश्रण, क्लोरोफॉर्म व एसीटोन का मिश्रण, फिनॉल व एल्लीन का मिश्रण, ये क्या होगा? ऋणात्मक विचलन हो गया। अब आ जाओ, स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होते हैं? तो 2 द्रवों के वे मिश्रण जिनका द्रव तथा वाष्प अवस्था में संघटन एक समान होता है और ये किसी एक स्थिर ताप पर उबलते हैं। इसका उदाहरण याद रखना, ये 1 नंबर में भी इंपॉर्टेंट है, 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। HNO3 68% और जल ले लो 32% का मिश्रण एक स्थिर क्वाथी मिश्रण होता है। धनात्मक विचलन ऋणात्मक विचलन वाले विलयन किस प्रकार के स्थिर क्वाथी होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, मैचिंग वर्ड में आ सकता है। अगर धनात्मक विचलन है तो न्यूनतम क्वाथनांकी होंगे, और अगर ऋणात्मक विचलन है तो अधिकतम क्वथनांकी होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है, अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं? अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं, ये क्वेश्चन। तो आपको पता है विलयन के वे प्रमुख गुण जो विलयन की निश्चित मात्रा में विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। 4 अणुसंख्य गुणधर्म है आपके कोर्स में, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासरण दाब। ठीक, आगे चलते हैं, किसी एक शुद्ध विलायक, ध्यान रखना थोड़ा सा वीडियो और रह गया है,
किसी एक शुद्ध विलायक एवं उसी के विलयन में किसका क्वथनांक अधिक होगा? बोलो बेटा, शुद्ध विलायक है और उसी का विलयन है तो विलयन का क्वथनांक अधिक होगा, विलयन का क्वथनांक अधिक होगा, क्योंकि किसी शुद्ध विलायक में विलय मिलाने पर उसकी क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, जिसे क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। केवी क्या है? जल के लिए केवी का मान लिखिए। तो केवी आपको पता है, के का मतलब कांस्टेंट, बी का मतलब बॉइलिंग, तो ये हो गया मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। ये वाला क्वेश्चन है मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, जिसे इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। और जल के लिए केवी का मान 0.52 केजी मोल इनवर्स होता है। ऐसे ही के एफ का क्वेश्चन है, तो बी में बॉइलिंग निकलता है, तो के एफ में क्या निकलेगा? फ्रीजिंग। इसका मतलब के एफ एक मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक है, जिसे क्रायोस्कोपिक स्थिरांक भी बोलते हैं। और जल के लिए के एफ का मान 1.86 केजी मोल इनवर्स होता है। आगे चलते हैं। परासरण दाब के लिए बान-टॉप समीकरण लिखिए। तो पाई बराबर CRT, जहाँ पाई क्या है? परासरण दाब, सी क्या है? मोलर सांद्रण, आर क्या है? गैस नियतांक, टी क्या है? परम ताप। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है प्रोटीनों, बहुलकों एवं अन्य जटिल अणुओं के मोलर द्रव्यमान निकालना है, तो किस अणुसंघ गुणधर्म द्वारा ज्ञात करेंगे? परासरण दाब द्वारा। ध्यान रखना, जिनके अणुभार उच्च होते हैं उनका मोलर द्रव्यमान परासरण दाब द्वारा ही ज्ञात करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। वे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं वो लोग क्या कहलाते हैं? समपरासारी विलयन। बेटा बोलो क्या कहलाएंगे? समपरासारी विलयन। रुधिर कोशिकाओं को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रुधिर कोशिकाओं को 0.9% WV से अधिक सांद्रता वाले विलयन में रखने पर परिणाम क्या होगा? उत्तर सुन लो। परासरण के कारण जो रुधिर है, रुधिर कोशिका जो है वो सिकुड़ जाएगी और 0.9% WV लवण के विलयन से कम सांद्रता में रखने पर कोशिका फूल जाएगी, जिसे सूजन या सोफ कहते हैं, एडिमा बोलते हैं, EDIMA। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से देखना। ठीक, परासरण क्रिया का क्वेश्चन है ये। उच्च दाब के कारण, अगला क्वेश्चन देख लो, उच्च दाब के कारण विलायक के कणों को कम सांद्रता की ओर गमन करना क्या कहलाता है? प्रतिलोम परासरण। प्रतिलोम परासरण को बोलते हैं इंग्लिश में रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ का पानी पीते हो तो प्रतिलोम परासरण है वो। आगे, समुद्री जल का विलवणीकरण, समुद्री जल में से लवण को बाहर निकालना, इसे बोलते हैं विलवणीकरण। किस प्रक्रिया का उदाहरण है? विपरीत या प्रतिलोम परासरण का उदाहरण है। इसमें क्या उच्च दाब देते हैं जिससे शुद्ध जल निकल के अलग हो जाता है और नमक या लवण एक तरफ हो जाता है, अर्धपारगम झिल्ली की एक ओर हो जाता है। राइट, यस। अगला क्वेश्चन अब ज़्यादा खास नहीं है, विपरीत परासरण है तो दाब अधिक देना पड़ेगा, आपको पता है। तो अर्धपारगम झिल्ली किसकी बनी होती है? मजबूत होनी चाहिए, सेलुलोज एसीटेट की बनी होती है, सेलुलोज एसीटेट की बनी होती है। ठीक है, सेलुलोज एसीटेट की बनी होती है। ओके, बान-टॉप गुणांक क्या है? बान-टॉप गुणांक को I से प्रदर्शित करते हैं। कैसे निकलता है? I बराबर सामान्य मोलर द्रव्यमान अपॉन असामान्य मोलर द्रव्यमान। और अगर अणुसंघ गुण से निकालना है तो प्रेक्षित अणुसंघ गुण बटे या अपॉन परिकलित अणुसंघ गुण, प्रेक्षित अणुसंघ गुण अपॉन परिकलित अणुसंघ गुण। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देखो, हिमांक अवनमन को प्रदर्शित किससे करते हैं? डेल्टा TF से। और बाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन का सूत्र किए राउल्ट के नियम वाला, ये लिखा P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर W1 गुणा M2 अपॉन M1 गुणा W2। इसकी सहायता से आप विलय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था बेटा इकाई 2 की ओटी। इसके बाद अगला आपको वीडियो मिलेगा, इसी तरह से मिलेगा। मैं आपको उसमें दिखाई नहीं दूंगा, लेकिन आपकी हमारी आवाज़, ठीक है, आत्मा के रूप में, ठीक, आपसे मैच कर रही होगी। और अगर आप थोड़ा सा भी समझदार हैं तो पूरी ये ओटी आप ये तैयार कर लेंगे। एक बार देखो, 2 बार देखो और आपकी ओटी तैयार हो जाएंगी। इससे बाहर ओटी नहीं होनी चाहिए। ठीक, क्योंकि ये NCERT बुक से ओटी है। यहाँ पर कोई भी टीचर NCERT नहीं पढ़ाता, मैं NCERT ही पढ़ाता हूँ। ओके, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दिया करें।